कहीं दूर समुंदर के बीच एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पर पत्थर की मूर्तियों की एक अनोखी दुनिया है, जिसमें हर एक मूर्ति में एक मिस्ट्री है। लेकिन ये मिस्ट्री किसी को समझ नहीं आया। ये मूर्तियाँ किसने बनाई, क्यों बनाई और कैसे बनाई? क्या ये मूर्तियाँ किसी अनजान शक्ति का संदेश है या फिर किसी बीती सभ्यता की निशानी? वेलकम टू ईस्टर आइलैंड, वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये आइलैंड चाइल के वेस्टर्न कोस्टल एरिया से 3512 किलोमीटर दूर है और इस आइलैंड पर जाने के लिए आपको चाइल से प्लेन से जाना होगा और इस आइलैंड पर पहुंचने में 5 घंटे का समय लगता है। ये आइलैंड इसलिए मिस्टीरियस है क्योंकि यहाँ पर लगभग 1000 बड़े बड़े स्टोन के स्टैचूज हैं जो मूई के नाम से फेमस है। स्टैचूज इतने भारी हैं कि इन्हें उठाना और ले जाना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। और सवाल ये है कि इतने बड़े और भारी स्टैचूज किसने बनाए और क्यों बनाए? एक्चुअली ईयर 1722 में पहली बार एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकोब रॉकबीन डेविस आइलैंड की खोज में निकले थे, जिसे फैंटम आइलैंड भी कहा जाता है। और वो गलती से इस आइलैंड पर आ गए और जिस दिन वो आए थे वो ईस्टर संडे का दिन था, इसलिए इस आइलैंड को ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और फिर जैकोब ने यहाँ पे देखा कि कई सारे बड़े बड़े स्टोन के स्टैचूज इस पूरे आइलैंड पर खड़े हैं और कुछ जमीन पर भी गिरे पड़े हैं। ये नज़ारा देखने के बाद जैकोब हैरान हो गए और फिर उन्होंने इस आइलैंड को और भी एक्सप्लोर करना शुरू किया। इस टाइम पर इस आइलैंड पर ऑलमोस्ट 2 से 3 हज़ार लोग रहते थे और ये लोग इस आइलैंड को रापा नुई कहते थे। और फिर बाद में ईयर 1774 में जेम्स कुक इस आइलैंड पर गए और तब फिर यहाँ पर रापा नुई लोगों की पॉपुलेशन घटकर ऑलमोस्ट 700 के आसपास आ गया था। और इन सारे स्टैचूज़ के बारे में रापा नुई के लोगों से पूछे जाने पर रापा नुई के लोगों ने बताया था कि ये सारे स्टैचूज़ इनके एंसेस्टर के हैं। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इन स्टैचूज़ को ईयर 1300 के आसपास में बनाया गया है और इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जिससे हम लोग पता कर सके कि ये स्टैचूज कौन से टाइम पर बनाया गया है। यहाँ पर कुछ स्टैचूज के तो पूरे बॉडी हैं और कुछ के तो सिर्फ चेहरे ही जमीन पर पड़े हैं। और 2012 में एक खुदाई के दौरान एक और खबर पता चली कि जिन स्टैचूज के केवल चेहरे ही जमीन पर पड़े हैं उनकी पूरी बॉडी भी है जो जमीन में दफन है। यहाँ पे सबसे बड़ा स्टैचू जिसे पारो के नाम से जाना जाता है, इसकी हाइट 33 फीट है और इसका वेट ऑलमोस्ट 85,000 केजी का है। और ये तो बस शुरुआत है, यहाँ पर एक ऐसा भी स्टैचू है जो इनकम्प्लीट है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस स्टैचू का हाइट 70 फीट है और ये कंप्लीट होने के बाद इसका वेट ऑलमोस्ट 300 टन होता। आप सोचिए कि उस टाइम पर इन पत्थरों को कैसे काटा गया, कैसे बनाया गया और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया गया, इतने भारी भरकम स्टैचूज को। आज के टाइम में भी ये काम बिना मशीनों के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। फिर उस समय के रापा नुई लोगों ने आखिर कैसे ये इम्पॉसिबल काम पॉसिबल किया? कई सालों तक लोगों का मानना था कि ये काम स्पेस से आए किसी एलियन का है जो कई सौ साल पहले इस धरती पे आए थे और उन्होंने किसी खास मकसद से ये स्टैचूज को बनाया और फिर बाद में इस स्टैचूज को यहीं पर छोड़ के चले गए। और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये सारा काम इसी आइलैंड पर हुआ है। सारे स्टैचूज इसी आइलैंड के वोल्केनो से निकलने वाले वॉल्केनिक ऐश स्टोन को तराश के बनाया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स ने यहाँ पड़े वॉल्केनिक ऐश स्टोन पर स्टैचू की आंखें बनाने की कोशिश की, तो इस आँख को ये बनाने में एक्सपर्ट्स को ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन का टाइम लग गया। एक्सपर्ट्स ने बताया कि इन स्टैचूज को बनाने के लिए 12 मजदूरों को 1 साल से भी ज़्यादा काम करना पड़ता होगा, तब जाके एक स्टैचू बनकर तैयार होता होगा उस समय। इस पत्थर को तराश कर आंखें बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने उन्हीं टूल का इस्तेमाल किया था जो रापा नुई लोग यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ के जो वॉल्केनिक ऐश स्टोन का खदान था उसी एरिया के आसपास से कुछ टूल्स मिले थे एक्सपर्ट्स को। उन्हीं टूल का यूज़ करके इन लोगों ने आंखें बनाई थी, जिससे अप्रॉक्सीमेट टाइम पता चल सके कि कितना टाइम लगता था एक स्टैचू को बनाने के लिए। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इन स्टैचूज़ को पहले बड़े बड़े पत्थर पर तराशा गया और फिर बाद में इसको पत्थर से काट कर अलग किया गया। यहाँ पर पाए जाने वाले सभी स्टैचूज दिखने में सिमिलर हैं, लंबी नाक, शार्प चिन, लंबा चेहरा और चपटा सर। पर एक स्टैचू है जो इन सब से अलग है। ये स्टैचू अपने पैरों के बल बैठा हुआ है और अपना दोनों हाथ अपने पैरों पर रखा हुआ है। क्या ये स्टैचू किसी खास आदमी का है या इसके बैठने का कोई खास मतलब है? ये सवाल आज तक एक मिस्ट्री है। कुछ और भी स्टैचूज हैं जो दिखने में थोड़ा सा अलग है और स्टैचूज से। इन स्टैचूज पर एक रेड कलर का हैट है। अब इसका क्या मतलब है ये भी आज तक किसी को मालूम नहीं है, ये भी एक मिस्ट्री है। अब एक सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज से तकरीबन 700 साल पहले यानी 13th सेंचुरी में जब इन स्टैचूज को बड़े बड़े वोल्केनिक ऐश स्टोन के पत्थरों से काटा गया तो इतने भारी भरकम स्टैचूज को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया गया? ये काम आज के समय में भी बिना मशीनों के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। और अब कुछ साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि
ये काम रस्सियों की मदद से किया जाता था। जी हाँ, रस्सियों की मदद से। साल 2011 में नेशनल जियोग्राफिक के साथ कुछ एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक कंक्रीट का स्टैचू बनाया और उसे रस्सियों की मदद से एक खास एंगल पर झुकाया गया और फिर दोनों साइड से धीरे धीरे रस्सी को खींचा गया तो स्टैचू आगे बढ़ने लगा। और ये काम केवल 18 लोगों की मदद से किया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुराने समय में भी रापा नुई लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करके इन सारे स्टैचूज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया करते थे। पर इसका भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि जिससे हम लोग कह सकें क्लियरली कि इसी मेथड का यूज़ करते थे रापा नुई लोग। लेकिन इस मिस्ट्री का एक और हिस्सा है, वो है कि यहाँ पर रहने वाले रापा नुई लोग कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ पर ईयर 300 में एक पॉलिनेशियन किंग आए थे जिनका नाम पोटुमाटू था। ये राजा अपने लोगों के साथ इसी आइलैंड पर रहने लगे थे, लेकिन उस समय ये आइलैंड आज के जैसा नहीं था। ये आइलैंड बहुत ही घना जंगल हुआ करता था उस समय, जिसमें कई तरह तरह के पेड़ पौधे हुआ करते थे। इस बात का प्रूफ भी है, इस आइलैंड पर 25 अलग अलग तरह के पॉलन एविडेंस मिले हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा पाम ट्री का पॉलन एविडेंस मिला है, जिससे ये पता चलता है कि इस आइलैंड पे सबसे ज़्यादा पाम ट्रीज हुआ करते थे उस समय। और फिर यहाँ ऐसा क्या हुआ कि यहाँ का सारा जंगल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो इसका आंसर है डिफॉरेस्टेशन। जी हाँ, यहाँ के लोगों ने अपने ही हाथों से यहाँ के पेड़ पौधों को काट दिया और एक बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता था कि ये पाम ट्रीज इनके किसी काम का नहीं है। इन्हें एक फर्टाइल लैंड चाहिए था जहाँ पर ये खेती कर सकें और अपने मोई स्टैचूज को ईजिली मूव करा सकें। लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता था कि जंगल को काटने से क्या होगा। जंगल को काटने से यहाँ का एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया, बारिश कम हुई, सॉइल इरोजन हुआ और फसल भी नहीं हुआ। यहाँ के लोगों को भूख और प्यास से जूझना पड़ा और फिर इन लोगों ने एक दूसरे पर ही हमला कर दिया। इस आइलैंड पर कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले हैं जिन पर चोट के निशान हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक सिविल वार भी हुआ था। यहाँ के लोगों ने अपने ही हाथों से अपना कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आइलैंड की कहानी हमें एक सबक भी सिखाती है, अगर हम समय रहते ही डिफॉरेस्टेशन नहीं रोके तो हमारा भी कुछ यही हाल हो सकता है जो रापा नुई लोगों के साथ हुआ। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की रिलेटेड टू ईस्टर आइलैंड। कुछ लोगों का कहना है कि रापा नुई लोगों ने डिफॉरेस्टेशन नहीं किया था, ये केवल एक र्यूमर है जिसे फैलाया गया है जिससे लोग डरे पेड़ को काटने से और इस इंसिडेंट को एक वार्निंग की तरह लें। कुछ लोगों का मानना है कि 1862 में कुछ पेरुवियन ट्रेडर्स आए थे इस आइलैंड पर और उन लोगों ने रापा नुई लोगों पर हमला कर दिया और इस आइलैंड के आधे रापा नुई लोगों को मार दिया। और जो आधे रापा नुई लोग बचे थे उनमें से कई रापा नुई लोगों को इन्होंने पकड़कर फोर्सफुली पेरू लेके चले आए लेबर वर्क कराने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और कोल माइंस में। कुछ लोगों का कहना है कि रापा नुई लोग डिफॉरेस्टेशन की वजह से नहीं, डिजीज की वजह से मारे गए हैं। ये डिजीज यूरोपियंस के द्वारा फैलाया गया जब वो लोग 1700-1800 में इस आइलैंड पर गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ था, यहाँ पर चूहों ने पाम ट्री के सीड्स को धीरे धीरे खा लिया, जिससे यहाँ का एनवायरनमेंट धीरे धीरे बदल गया। तो क्या इस आइलैंड का इतिहास केवल एक ट्रेजेडी है या फिर कुछ और? क्या हम कभी इस आइलैंड के राज को समझ पाएंगे या ये एक मिस्ट्री ही रहेगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम भी ग्रो कर सकें और आपके लिए एक बेहतर कंटेंट ला सकें। थैंक यू।